ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेट क्या होता है सर विच अट्रैक्ट मैग्नेट क्या है, एक टाइप का सब्सटेंस जो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस इट्स फील्ड। ठीक है, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस which produce its field। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो अपनी फील्ड बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और जो उसकी इमेजिनरी लाइन होगी, जैसे सपोज करो एक हमारा ये मैग्नेट है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग इसकी एक फील्ड बनेगी यहाँ तक, ये एक मैग्नेट है, ठीक, और इसके रिगार्डिंग एक फील्ड, जो फील्ड बनेगी वो ऑल अराउंड बनेगा चारों तरफ और यूनिफॉर्म वे में होगा। इस वजह से हम क्या मान के चलेंगे, सर्कुलर फील्ड। और वहां से लेके फील्ड के एंड पॉइंट से लेके मैग्नेट तक एक इमेजिनरी लाइन हम मान के चलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सर्कुलर मैग्नेट, ठीक, कैसा भी मैग्नेट तो अलग अलग टाइप के होते हैं, हॉर्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जैसा मर्जी मैग्नेट हो तो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जो इमेजिनरी लाइन होगी, इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्या करेगा, एक्सर्ट अ फोर्स। ठीक है, एक्सर्ट अ फोर्स। ठीक, क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, किसके ऊपर, तो किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर या दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। मैग्नेटिक मटेरियल जिसकी वजह से मैग्नेट जो है अपना फोर्स दिखा पाता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीन हमारे बेसिक मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर मैग्नेट जो है वो अपना फोर्स लगाता है, वो हमें एक्सपीरियंस करवा देता है कि हाँ भाई इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और वो हमें महसूस हो रहा है। क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी फिर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड द मैग्नेट, स्पेस अराउंड द मैग्नेट which experience of force, जो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या फोर्स एक्सपीरियंस करवा देगा दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को या मैग्नेट को। ठीक है, और ये हमेशा अगर देखा जाए तो एक क्लोज लूप में ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मे बी सर्कुलर होगा। ठीक है, मोस्टली जैसे अगर एक बार मैग्नेट है तो इसका जो होगा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। क्लियर है। ठीक है, हर एक मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, जैसे अगर ये एक मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट है ये, दिस इज कॉल्ड हॉर्सशू मैग्नेट। दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसमें एक एंड इसका मे बी नॉर्थ और एक एंड साउथ होता है। और यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंपॉर्टेंट है बार मैग्नेट के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करते हैं। कैसे पता चला कि नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंटर करेगा, बाय यूजिंग आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करके।
ठीक, नीचे एक टेबल के नीचे मैग्नेट लगा दिया गया और उसके ऊपर से एक पेपर रखा गया, उस पर आयरन स्प्रेड किया गया, आयरन के पाउडर, जिसकी वजह से कुछ इस पैटर्न में अरेंज हो गया था। ठीक, और इसमें हेल्प कौन किया था? कंपास नीडल। कंपास नीडल क्या है? वो भी एक टाइप का मैग्नेट ही है, जो दूसरे मैग्नेट से क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ठीक है, और उस डिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता लगता है कि हाँ ये डायरेक्शन ये जा रही है। जैसे अगर कंपास नीडल को यहाँ रखेंगे तो ये साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और इस एंड से हमें पता लग जाएगा कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? कितना समझ में आया? क्लियर? समझ में आ रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है? पहला, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल and enter at south pole in outside the magnet, जो मैग्नेट है उसके बाहर, जो मैग्नेट है इसके बाहर नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा और साउथ में जाके एंटर करेगा, पहला। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? हाँ, ये भी है कि जो इनसाइड द मैग्नेट होगा, इनसाइड द मैग्नेट it originate from south pole and at north pole। ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं एंड एट साउथ पोल और इसमें एंड एट नॉर्थ पोल। बाहर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में निकलेगा, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाएगा। इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं? क्लोज लूप। देखो यहाँ पे कंप्लीट एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, और अभी बताया भी था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो एक क्या बनाएगा? एक सर्कल बना देगा, यूनिफॉर्म होगा क्योंकि। ठीक, तो एक लूप बना लेगा। अब ये सोचोगे कि ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, ये सर्कल तो नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि शेप के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेट का जैसा शेप होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर मैग्नेट यूनिफॉर्म सर्कल बने या यूनिफॉर्म कुछ भी बने, डिपेंड करेगा उसके शेप के ऊपर। जैसा शेप होगा उसके अकॉर्डिंग वो बनाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो प्रॉपर्टीज, पहला आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा, और दूसरा इनसाइड द मैग्नेट साउथ से निकलेगा और नॉर्थ में एंटर करेगा। तीसरा, हाँ ये भी कह सकते हैं, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जहां अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर इंटरसेक्ट हो रहे और जहां पे हमने कंपास सिग्नल रखा, मान लीजिए ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जहां पे कंपास सिग्नल रखेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा? इधर। अगर इसका भी रखते हैं तो यहाँ पे इधर। ठीक है, जो कंपास नीडल है तो इसकी एक कंपास नीडल की दो अलग अलग डायरेक्शन तो पॉसिबल होगी नहीं, तो इस वजह से क्या होगा कि आपस में इंटरसेक्शन नहीं होगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, समझने के लिए बता दूं इसे। ठीक है, लिखना यही है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर
टू, अब यहाँ पे भी अगर कंपास नीडल को रखें तो यहाँ पे दो डायरेक्शन बन रही है, विच इज नॉट पॉसिबल कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल शो मोर देन वन डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ये लिखना है। समझ ऐसे सकते हो कि यहाँ से सपोज कर लो ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से ये साउथ बना होगा, और दूसरे मैग्नेट के लिए अगर बात करें तो यहाँ नॉर्थ है अलग, तो यहाँ साउथ। अब क्योंकि दोनों सेम है तो लाइक पोल क्या होता है, रिपेल ईच अदर। अगर दोनों साथ में जा भी रहे हैं, यहाँ से इधर जा भी रहा है तो ऑलरेडी ये साउथ है तो ये किसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो मे बी अगर ये ऐसे भी है तो दूसरा ऐसे, अगर मान लो पहला इस तरीके से जा भी रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो होगा बी वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो यहाँ से रिपल्शन हो जाएगी, रिपल्शन होगी तो कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली पॉइंट है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। एक नंबर, दो नंबर, एमसीक्यूज जैसे मर्जी आ जरूर सकता है। क्लियर है? हाँ, नहीं होगा ही नहीं, इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यही है कि जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा तो लाइक पोल एक साथ हो जाएंगे। एक पोल, अगर लाइक पोल एक साथ है तो अपने आप रिवर्सल हो जाएगी। तो अगर ऐसे जा भी रहे तो ऐसे हो जाएंगे, अपनी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज कर लेंगे। अगर ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे, इस तरीके से डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। कोई और पॉइंट भी है? हाँ बिल्कुल, पैरेलल तो होगा ही होगा। ठीक है, एक और पॉइंट क्या हो सकता है? चौथा पॉइंट क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा? क्लोजर होगा। कहाँ पे? एट दी पोल होता है। हाँ, वो इंडिकेट कर रहा है ना फोर्स ज्यादा है, लेकिन प्रॉपर्टी तो यही होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर एट दी पोल एंड वाइडर एट अदर प्लेसेस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्लोजर होगा कहाँ पे? एट दी पोल पे, और वाइडर होगा एट दी अदर प्लेसेस, मतलब कि बाकी प्लेसेस। वाइडर एट दी अदर प्लेसेस। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे जैसे बन रही है तो अगर और बनाया जाए तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो पोल पे देखेंगे तो पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर यहाँ पे मान लो मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लूँ यहाँ से, अगर ये एरिया उठाया जाए और उतना ही एरिया यहाँ से उठाया जाए तो इसमें 3 लाइन, इसमें 6 से 7 लाइन। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा मिल रहा है। और जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है विच इंडिकेट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मोर एट दैट प्लेस। कहाँ पे? जहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी। मतलब अगर पूछा जाए इस डायग्राम में कि स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तो नियरली और एट दी पोल। पोल्स पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और बाकी जगह स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, क्लियर है? और चाहो तो इसी में ऐड कर सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, ठीक, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल दैट इंडिकेट यूनिफॉर्म फोर्स एक्टिंग ऑन इट। समझ में आया? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? पैरेलल है। जैसे मान लो ये अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, पैरेलल लाइंस, अगर ये पैरेलल लाइंस इस तरीके से बन रही है तो इसका मतलब कि
इस एरिया में, इस जगह पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रॉपर्टीज बोलूं तो ये वाला थर्ड, कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, अगर सर दो अलग अलग मैग्नेटिक है, हाँ, ये नहीं होगा। अगर दो अलग अलग मैग्नेटिक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होगा ना, वही बात है। फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे इंटरसेक्ट हो जाएगा अपने में? रिपल कर देगा ना। रिपल्शन नहीं होगी। ठीक है सर हाँ, सर यूनिफॉर्म कहाँ पे होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर या फिर पैरेलल, जहाँ पे लाइंस पैरेलल बनी है, जैसे सपोज कर लो, अगर यहाँ पे ध्यान दो ये, तो कुछ छोटे एरिया के लिए, इतने एरिया के लिए हम मान सकते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, जितना फोर्स यहाँ पे लगेगा उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही। सर मैग्नेट और मैग्नेट के अंदर भी, हाँ मैग्नेट के अंदर भी, हाँ बिल्कुल, मैग्नेट के अंदर भी जो बनेगी ना लाइन, वो ऐसे ही बनेगी, तो वो भी यूनिफॉर्म को ही शो करता है। क्लियर है इतना? समझ में आया? तो ये था हमारे पास बेसिक मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, और उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ करंट, सॉरी हाँ, इफेक्ट ऑफ करंट ऑन अ मैग्नेट, या इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट की वजह से मैग्नेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिज्म में क्या उसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे क्या बिहेव करेगा। देखो, अगर सपोज करो एक सर्किट है हमारा, ये ऐसा सा, यहाँ से ऑन किया, और ये एक सिंपल वायर है जिसको स्ट्रेट कंडक्टर भी बोला जाता है। अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, बिल्कुल करेगा, क्योंकि बैटरी ने स्विच भी लगा दिया है। ठीक है, तो करंट बाहर ही आएगा। और इसके साथ अगर मैं एक कंपास रीडर रख दूं, कंपास रीडर क्या एक डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, ठीक, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो प्रॉपर्टीज भी होगी, तभी तो फील्ड आएगी। इतना क्लियर है? तो अगर जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो इसके कंपास नीडल में एक डिफ्लेक्शन है। ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो इसमें एक डिफ्लेक्शन है, मे भी इधर घूम जाए या मे भी ऐसे, लेकिन डिफ्लेक्शन जरूर है। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आपस में इंटरलिंक है, कि करंट की वजह से मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ता है। ठीक है, और यही टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और चैप्टर भी यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको समझने के लिए तीन टाइप का कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम तीन टाइप के कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, तीन टाइप का कंडक्टर कौन कौन सा? पहला स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा यूज करेंगे हम सर्कुलर, और तीसरा सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइडल, सॉलिनॉइडल क्या होगा? ठीक है, सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड क्या होता है? सॉलिनॉइड क्या होता है? हाँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्ट्रेट कंडक्टर बैठते हैं, ये करके सब क्या है। स्ट्रेट कंडक्टर क्या होगा? पहला स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर क्या है हमारा? सिंपल सा वायर, सपोज कर लो ये ए है, बी हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, और यहाँ से हमने क्या किया,
स्विच है, ठीक है, एक स्विच ऐसे से लगा दिया। अब जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कि नहीं आई? सर कंपास एक कंपास नीडल को वहां पे रख दो, डिवाइस है वो यही बता देगा। जब भी कंपास नीडल अगर घूम गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मैग्नेटाइज हुआ है, थोड़ा बहुत इससे में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी इसमें, तो क्या करेगा, एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें कैसे बनेगी, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, ठीक है। और ये एक नहीं काफी सारे सर्कल होंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऐसा सर्कल बनेगा खूब सारा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये इसकी क्लोजनेस कम होती जाएगी, जैसे जैसे पास में रहोगे तो इसकी क्लोजनेस ज्यादा होगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। कैसी बनती है, तो हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ स्ट्रेट कंडक्टर is concentric circle, ठीक है, पहला। दूसरा, अब कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर strength of magnetic field, पहला amount of current और डिस्टेंस और strength of current, strength of current मतलब अगर मैग्नेटिक फोर्स को mf लिखे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ करंट से या स्ट्रेंथ ऑफ करंट से। एज द करंट इंक्रीज, जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या होगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है, ये सॉरी क्लोजनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्लियर है। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। डिस्टेंस का मतलब जैसे अभी यहाँ पे बताया मैंने कि जैसे अगर मान लो ये ए पॉइंट है तो इसको कंसीडर करके चलिए, ये हमारा ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट से जितना ज़्यादा दूर होते जाओगे उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा, और जितना पास रहोगे उतना ज़्यादा लगेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लो इस पॉइंट पे का डिस्टेंस d कह रहे हैं तो ये डिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम अ कंडक्टर। जितना दूर होगा मैग्नेटिक फोर्स उतनी कम लगेगी, जितना पास होगा मैग्नेटिक फोर्स उतनी ज्यादा होगी। इसके लिए स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब इसके बाद ये था कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी होती है। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक
field lines we use right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं कि सपोज कर लो कि तुमने एक अपने राइट हैंड में एक स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ा है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा थंब जो है वो क्या पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। राइट हैंड में जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, और जो फोर फिंगर इसको पकड़े हुई है, जैसे ये पकड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रहा है। जैसे अगर सपोज करो कि मैंने एक जो पेन है तुम्हारे हाथों में, अगर पेन को मैं स्ट्रेट कंडक्टर मान लूं और नीचे से ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि थंब मैंने करंट की डायरेक्शन में लगा दिया, तो जो फोर फिंगर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्लियर है? कि जो थंब है वो क्या पॉइंट करेगा तुम्हारे को, डायरेक्शन ऑफ करंट को, और फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। और ये ध्यान देना, ये किसके लिए, सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। कि स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो ऐसा यूज किया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे जो फिगर बनाया है ये स्ट्रेट कंडक्टर का, अब इसके अंदर करंट कैसे जा रही है, ऐसे सर नीचे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जा रही है, तो उल्टा कर लो। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर इसमें मान लीजिए एक पॉइंट था और इसको मैंने यहाँ शो किया, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा डायरेक्शन, ऐसा। ठीक है, मतलब डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन क्लॉकवाइज या इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और इसी तरीके से अगर करंट अपवर्ड जाता तो अपवर्ड सर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। मे भी ऐसा कुछ पूछ सकते हैं टेस्ट में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, कॉर्क स्क्रू की यही है, सेम ही है, इसी के ऊपर बेस है। बस थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, बाकी है कॉन्सेप्ट यही। ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, डेफिनेशन पढ़ लेना लिखने के हिसाब से, बाकी है यही चीज को बताता है वो, किसी अकॉर्डिंग हमारा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनेगी। क्लियर है इतना, समझ में आया ये चीज? ठीक है, दूसरा है सर्कुलर कंडक्टर। सेकंड वन सर्कुलर कंडक्टर। सर्कुलर कंडक्टर क्या है, अगर सर्कल में है हमारा कंडक्टर मतलब हाँ, एक वायर को अगर सर्कल में, एक ही सर्कल में बना दें, ठीक है, तो कैसा होगा, सपोज कर लीजिए हो गया, और इस पे हमने इस तरीके से बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया, और ठीक, ऐसी बात है, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा इसके अंदर। ठीक है, जब इस तरीके से हमारा कंडक्टर करंट फ्लो करेगा, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर फिर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आनी है। मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो इसकी डायरेक्शन के लिए और इसमें क्या रहेगा, कैसा रहेगा, तो देखो इसको सिंपली हम क्या करते हैं, इसको मान लो सर्कल को हाफ से डिवाइड करते हैं। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर बात करें, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की अगर बात की जाए, तो करंट बेसिकली कैसे जा रहा है, अपवर्ड। यहाँ से यहाँ तक तो करंट ऊपर ही जा रहा है ना बेसिकली। ठीक, अगर अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे अगर मैं थंब रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। यानी मैग्नेटिक फील्ड है, देखो क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर है तो ऐसे ही कुछ बनेगा,
concentric circle सा Yes, sir. ऐसा, ठीक है। और यहाँ भी कुछ ऐसे ही रहेगा, मान लीजिए ठीक है। और बीच में एक जो होगा वो इन्फिनिटी को सिंबलाइज करेगा, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक में करंट क्या जा रहा है हमारा अपवर्ड। अगर करंट अपवर्ड है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसा डायरेक्शन होगा। और ये ध्यान से देखना, ओवरऑल देखने में दोनों डायरेक्शन एक जैसे लगेंगे, यहाँ वाला भी यहाँ वाला भी, सर ये ऐसे जाएगा। ठीक। तो ये ऐसे हो रहा है कंप्लीट। अब बी पॉइंट से सी पॉइंट तक बात करें तो इसमें करंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड यानी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे, देख लो क्लॉकवाइज है ये, Yes, sir. ठीक। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये भी ऊपर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज कैसे, क्योंकि ये वो ऐसे घूमेगा और यहाँ पे ये ऐसे घूमेगा, Yes, sir. ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम डायरेक्शन निकाल देंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, इसमें कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स, वो किन चीजों पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन पहला हाँ स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, क्लियर है। Yes. और कैसे डिपेंड करेगी, जो मैग्नेटिक फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और दूसरा रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल या सर्कुलर कंडक्टर, हाँ, sir. ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इनवर्सली होगा रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कंडक्टर की। Sir. हाँ सर वो बीच में जो हो जा रही है लाइन सी, सर वो भी है एक। हाँ वो भी है, इन्फिनिटी के लिए है। अच्छा, ठीक है। तो स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे सर? क्या, तो वो बीच वाला, क्यों लिखना है स्टेटमेंट में, सर वो बड़ा हो जाएगा सर। अरे बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, एक एक दो दो नंबर के तो क्वेश्चन आने हैं, ठीक है सर। ठीक है। बड़ा तो आएगा ही क्वेश्चन, बस ये है कि तुम्हें पॉइंट पता होना चाहिए कि ये चीज़ है, ठीक है। हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, उसमें से कोई चीज़ तुमसे पूछेगा कि ये क्या है, बस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मैग्नेटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ अ कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर। हाँ, तो रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कंडक्टर या कंडक्टर के इनवर्सली, इतना क्लियर है। Yes, sir. ठीक है। इसके बाद इसकी डायरेक्शन के लिए एक और तरीका करते हैं हम, क्या, फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन फील्ड लाइंस सर फ्लैमिश, सर्कुलर कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर क्या यूज करेंगे, सर क्लॉक फेज रूल। ये क्या होगा? क्लॉक फेज रूल यूज किया जाता है। क्लॉक फेज रूल क्या कहता है कि अगर सपोज करो किसी कंडक्टर का अपर फेज, जैसे मान लो हमारे पास सर्कुलर मैग्नेट है, हाँ सर है। ठीक है। तो जो सर्कुलर मैग्नेट है तो एक इसका अपर फेज होगा और एक इसका, जैसे कॉइन होता है तो कॉइन में एक हेड होता है एक टेल होता है, यस सर। और हर एक मैग्नेट में एक नॉर्थ एक साउथ होगा ही होगा। तो कहाँ नॉर्थ कहाँ साउथ होगा, तो इसमें एक एंड इसका नॉर्थ होगा एक एंड साउथ होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो अगर करंट क्लॉकवाइज, अब ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये डायरेक्शन मिल भी रहा है एंटी क्लॉकवाइज से, तो इसका अपर फेज क्या होगा, नॉर्थ होगा। इफ करंट इज एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ठीक। बट अगर ये करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, इफ करंट
in clockwise direction then तब क्या होगा upper face of a magnet is south अपर फेस जो होगा मैग्नेट का वो साउथ पोल होगा। ये हमारा क्या है इस तरीके से मैग्नेट है, ठीक है ठीक है। अपर फेस इज नॉर्थ, ठीक है क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो दो ही चीज याद रखना है, ठीक है। पहला कि मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स करंट के ऊपर, रेडियस के ऊपर। डायरेक्शन के लिए वैसे तो हम थंब रूल से निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमारे को डायरेक्शन दे रखा है कि हमें करंट ऐसे घूम रहा है तो इसमें मैग्नेटाइज जो होगा उसका अपर फेस कौन सा है, लोअर फेस कौन सा है, तो हम बता सकते हैं अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो अपर फेस नॉर्थ होगा, अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज है तो अपर फेस साउथ होगा। इतना क्लियर है? ये सर ऊपर वाले में साउथ है। हाँ ऊपर वाले में साउथ है। अब सोचो क्या होगा। साउथ ही लग रहा है। हाँ इनिशियली अगर ये देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो ये छूट जाएगा, ये 3D के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है क्लियर है इतना? एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब अपर फेस नॉर्थ होगा, ठीक है। बट फिर भी डिपेंड करेगा कि हम किस वे से देख रहे हैं, ठीक है। अब कॉइन है तो कॉइन में हम कैसे बता देंगे कि हेड ऊपर होता है कि टेल, जैसे कॉइन में अगर पूछा जाए कि हेड ऊपर होता है कि टेल ऊपर होता है, सर ये साउथ की बात कौन सा ये नहीं ऐसे जा रहा है ना, ये वाला डिपेंड, वही कह रहा हूँ ना कि डिपेंड कर रहा है कि कैसा होगा ये। ये वाला करंट ये देख रहे हो, अरे जैसे करंट हमारा, अच्छा इसके अकॉर्डिंग, हाँ इसके अकॉर्डिंग देखे, अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हो, अब इसके अकॉर्डिंग तुम सामने से देख रहे हो तो सामने सामने ये क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर वही बात नॉर्थ हो जाएगा। अगर यहाँ से देखिए तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, जो चीज यहाँ से क्लॉकवाइज है तो उल्टा देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वहां से साउथ आ जाएगा, ठीक है क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड, ठीक, ड्यू टू सॉलिनॉइड। अब सॉलिनॉइड क्या होता है? सॉलिनॉइड क्या होता है, एक हमारा लॉन्ग कॉइल होता है, कॉइलिंग मतलब, कॉइल का मतलब सिंपली होता है कि जिसमें खूब सारे टर्न हो, ठीक, जिसमें खूब सारे टर्न हो उसी को कॉइल बोलते हैं। जैसे घरों में यूज करते हैं मोटिव कॉइल, ठीक है, उसके अंदर भी खूब सारे टर्न्स होते हैं तो इसलिए उसको कॉइल बोला जाता है, ठीक। हाँ रूम हीटर की, हाँ जो उसमें की होती है वाली, तो वो भी क्या होता है, कॉइलिंग होती है। सस्पेंशन में भी जो स्प्रिंग्स होती हैं वो कॉइल के शेप में ही होती है, क्यों? क्योंकि ज्यादा मटेरियल यूज हो जाएगा कम एरिया में, ठीक क्लियर है? तो सॉलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। और इसमें क्या है, इंसुलेशन भी हो रखी होती है, किसकी, कॉपर वायर की। इंसुलेशन कैसे कर सकते हैं, उसके प्लास्टिक की कोटिंग लगा के ऐसा कुछ कि ताकि आपस में टकराएं तो यहीं पे करंट ना आ जाए, ठीक। अब इसका मान लो ये एक एंड है, इसको हमने क्या किया, मैग्नेट से इसको जोड़ दिया, किससे, मैग्नेट से, और स्विच ऑन कर दिया,
जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जैसे करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बननी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक करंट फ्लो करेगा वैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बननी शुरू हो जाएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसा सा होगा, तो याद रखना ऐसा बार मैग्नेट की तरह होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सॉलिनॉइड होता है इसको कोर बोलते हैं बेसिकली। तो जो कोर ऑफ द सॉलिनॉइड होता है वो कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। कि ऐसा मतलब मान सकते हो कि इसके अंदर एक बार मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यूं बनने शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक इंफिनिटी वाला तो होगा ही होगा। सर इसके अंदर हम कुछ करेंगे, कुछ रखेंगे क्या कॉइल के अंदर? इसके अंदर, इसमें कॉइल के अंदर नहीं, सॉलिनॉइड में कुछ नहीं रखा जाता है। अच्छा। जब हम रखते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, ठीक है। सॉलिनॉइड का सिंपल है, वायर की कॉइलिंग की करो और उसको बैटरी से अटैच करो, ठीक है। जब बैटरी से अटैच करोगे तो इस तरीके से हमारा दिखेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास बना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अभी हमने पढ़ा ही था, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। अब जो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी भी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो कैसी सी होगी, इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहला स्ट्रेंथ ऑफ करंट। सर नेचर ऑफ मटेरियल पे भी करेगा। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ करंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। अब देखो तीन चीज पढ़ना था हमें, तीसरी चीज है हर एक में, ये तो पॉइंट कांस्टेंट है, तो ये जरूर याद रखना कि अगर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ानी है हमें तो कहीं ना कहीं हमें करंट को इंक्रीज करना है, और करंट जैसे भी इंक्रीज हो सकता है वो सारे मैग्नेटिक फोर्स को भी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे अगर हम हीट अप कर दें तो भी हो सकता है, क्योंकि हीट भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो हीटिंग से भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। सर मतलब हम इसके नीचे आग लगा दें। इसके नीचे सर इसके सॉलिनॉइड के। हाँ, तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी, वहां से भी कुछ ना कुछ, उतना नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी डिपेंड करता है, ये चीज के ऊपर करंट करता है। दूसरा नेचर, दूसरा क्या कह सकते हैं, नेचर ऑफ कोर, नेचर ऑफ मटेरियल, कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, ठीक है। मतलब कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, किसका बना हुआ है, सर मेटल, ठीक, क्लियर है। मेटल है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, क्या है, इंसुलेटर में तो खैर करंट ही नहीं जाएगा, सेमीकंडक्टर है, एलॉय है, ठीक है। तो ये इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तीसरा नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न के अगर मान नंबर ऑफ टर्न ऐसे लिख रहा हूं तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, ठीक है सर। समझ में आया। यस सर। नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न, स्ट्रेंथ ऑफ नहीं होगा कुछ करंट, हाँ डिस्टेंस ना, डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमारा कंडक्टर कहाँ तक है, हम कंडक्टर यहीं तक एज्यूम करके चलते हैं ना, तो इससे आगे फिर डिस्टेंस। अच्छा ठीक है सर। ये तो उसमें नंबर ऑफ टर्न में आ जाएगा। हाँ, वो नंबर ऑफ टर्न में है, क्लियर है। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है हमारा, ओके कितना क्लियर हुआ। यस। इसके बाद अगर इसमें डायरेक्शन देखी जाए जो ये हमारे पास है, तो ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। अगर बैटरी के हिसाब से होता है, बैटरी जहाँ पे पॉजिटिव होगा उसका क्या होगा, नॉर्थ या साउथ, साउथ, ठीक। जहाँ बैटरी पॉजिटिव है तो ये नॉर्थ, सॉरी साउथ,
ठीक है, ये साउथ, और जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। अब जैसे ये पता लगे तो हमें डायरेक्शन पता लग गया, ठीक है। और हर एक में ये ध्यान देना कि डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए और उसकी फील्ड स्ट्रेंथ कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो ये तीन चीजें थी जिसके इफेक्ट से मैग्नेट को और अच्छे से डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ी। हाँ भाई, ये हमारा और एडवांटेज हो किसका, इसका पोलैरिटी का हमने भी समझाया सर। ये बस ये ध्यान रखना कि बैटरी का जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है वो उसका साउथ बन जाएगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नॉर्थ, ठीक, ये याद रखना। इतना क्लियर है? और यहाँ से करंट हमारा फ्लो करता हुआ चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो, इतना समझाया, क्लियर है ये? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि देखो, जो ये हमने इंसुलेट ये किया था ना सॉलिनॉइड वाला काम, अगर इसके अंदर एक इस तरीके से मटेरियल रख दे, ठीक, और करंट पास करवा दे, तो ये इसको क्या करेगा? मैग्नेटाइज कर देगा, ठीक। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। फिर उल्टा का मतलब यहाँ पे देखो, अगर इस केस में हमने क्या किया पहले कि हमने एक मटेरियल रखा, करंट पास कराया, तो ये मैग्नेट बन गया। अगर सपोज करके चलो कि मैं मैग्नेट लगा दूं, ठीक, ध्यान से सुनना, मैग्नेट लगा दूं, वायर से इसको ज्वाइन कर दूं और एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं, मतलब बैटरी में लगा दूं और इसकी मूवमेंट करवाऊं, तो करंट इंड्यूस हो जाता है। समझ में आया? क्लियर है? क्या बताया? दोबारा से सुनो। जैसे मान ली इसमें क्या है, हमने इसमें तो हमने बैटरी लगाया, करंट मिला, करंट मिलने की वजह से जो ये मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा उस टाइम के बाद? मैग्नेट बन जाएगा। और जब तक करंट पास करे तब तक तो मैग्नेट रह ही रहेगा, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि मैंने एक मैग्नेट ले लिया, ठीक, इसको वायर से मैंने ऐसे कॉइलिंग की और कॉइलिंग करके जस्ट एज गैल्वेनोमीटर में मैंने लगा दिया, और जैसे ही इस मैग्नेट को मैं मूव करवाऊंगा तो इसमें क्या होगा? करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया भी था किसी के टेस्ट में कि करंट हम कैसे इंड्यूस करवा सकते हैं, तो ये याद रखना करंट इंड्यूस का मतलब कि इसके अंदर ना करंट आना शुरू हो जाएगा इस वायर में, ठीक है। अब वायर में करंट आने का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो यहाँ एक बल्ब लगा दूं, ठीक, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया ऐसा सा, तो ये क्या करेगा? ग्लो कर जाएगा, ठीक। कितना ग्लो करेगा वो डिपेंड करेगा इसकी मूवमेंट के ऊपर। अब कैसे भी करा सकते हैं, जैसे मान लो ये है, इसमें मैंने वायरिंग की और इसको, अब कोई एक मोटर रख दो जो ऐसे से इसको करता है, आगे कुछ ऐसा करते रहे, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या होता है कि जब हम सॉलिनॉइड में एक अंदर मटेरियल रख देते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। और जो ये मैग्नेटाइज होता है वो टेम्परेरी होता है, किसके लिए? सॉफ्ट आयरन के लिए, ठीक है। अगर हमारा सॉफ्ट आयरन है तो ये टेम्परेरी मैग्नेटाइज है, अगर स्टील है तो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई स्टील इज नॉट प्रेफर फॉर इनसाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर समझ नहीं आया क्या है, इसमें स्टील को नहीं रखा जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्टील को प्रेफर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि स्टील जो है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। हमें क्या चाहिए? टेम्परेरी, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉस ना हो। मान लो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट आयरन डाला है, अगर वो मैग्नेट बन गया तो आयरन ही खत्म हो गया फिर, यस सर, ठीक है। इतना आयरन खत्म ही हो गया ना एक तरीके से, फिर उसको तो हम आयरन की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
हाँ सर अगर बाई चांस हमने स्टील को पूरी तरीके से परमानेंट मैग्नेट बना दिया हाँ और उसके बाद हम उसको उसकी एनर्जी को यूज करके घर में यूज कर रहे हैं। हाँ, तो मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हो ना, वही तो चीज है। तो वो फिर मैग्नेट बन गया, वो स्टील ही नहीं रहा, तो वो वापस स्टील में नहीं आएगा, वो वापस बैक नहीं हो सकता। सर तभी तो नहीं रखते ना उसको, खराब हो जाएगा। खराब एक तरीके से खराब ही मानेंगे। ठीक है, अब कई बार अगर मैग्नेट बनाना है तो उसको बना यूज भी कर लेते हैं, यस सर। ठीक है। बट जनरली हम इसमें टेम्परेरी मैग्नेट के लिए यूज करते हैं। तो इसमें प्रेफर क्या किया जाता है, यूज क्या किया जाता है, यूज सॉफ्ट आयरन। ठीक है, इसके अंदर यूज क्या किया जाएगा, सॉफ्ट आयरन, स्टील को यूज नहीं किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाई स्टील इज नॉट प्रेफर फॉर इनसाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्यों नहीं, क्योंकि इट लॉस इट्स प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को ही ये लॉस कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, सर बस सॉफ्ट आयरन में क्या क्या लिख सकते हैं हम? सॉफ्ट आयरन बस मटेरियल की ग्रेडिंग होती है, ये मटेरियल का टाइप है। ठीक है, उसमें सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। क्लियर है। ये तो वैसे मैग्नेट का और भी है, पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट, फेरोमैग्नेट, तो अलग है, वो हाई क्लासेस के लिए है। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक करते हैं। ठीक है, इसमें भी हाँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो पहले से ही नंबर ऑफ टर्न क्या, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न के। यस सर। दूसरा करंट, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के भी। तीसरा और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सर बोल नेचर ऑफ द कोर मटेरियल से है सर। हाँ मटेरियल से है, जो यूज करते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल भी हम कह सकते हो, नेचर ऑफ मटेरियल। और एक हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एयर गैप, इसके अंदर कितनी गैपिंग है। देखो अभी जैसे है थोड़ा सा ज्यादा गैपिंग बना रखा है इसमें, ठीक है। अगर इसको और इकट्ठा कर दे, क्लस्टर कर दे, सर फिर उसका नंबर ऑफ टर्न्स में आते हैं ना। हाँ तो बात तो वही हुई ना, तो गैप जितना कम होगा वही चीज है, ठीक है। तो जितना कम गैप होगा उतना ही स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर यहीं से देखो एक डिफरेंस आता है हमारा मैग्नेट और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि एक नॉर्मल यानी कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको टेम्परेरी मैग्नेट बोला जाता है, दोनों में क्या फर्क है। सर पहला तो इसकी स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी, स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी, और इसको हम इट कैन बी चेंज, इसको हम चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी सेम होती है सर उसमें। ठीक, इसकी पोलैरिटी कांस्टेंट होगी, इसमें पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दो, जैसे बताया था ये, ठीक है। कि अगर बैटरी के डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। और करंट के अपने प्रॉपर्टीज होंगी क्या चीज, सर वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट, परमानेंट परमानेंट थोड़ा सा दिख रहा है। तो वो तो कोई भी सर्कल भी तो सकता है ना परमानेंट। सर जो सोर्स ऑफ मतलब सर इसमें देखो सर जो टेम्परेरी है वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करेगा, और जो परमानेंट है वो लॉस कर जाएगा अपनी प्रॉपर्टी। वो तो लॉस कर चुका है ना, अब उसके बारे में बात देखते हैं। सर तो वही बता रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या है कि जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, इसमें कि इसमें हम नॉर्थ और साउथ को चेंज नहीं कर सकते पोलैरिटीज को, तो हो गया ना। कौन, हाँ लगभग मान के चलिए नेचुरल होता है, ठीक है।
और वो आर्टिफिशियल मतलब उसको पर टेम्परेरी, देखो नाम ही है ना टेम्परेरी, तो टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी का मतलब क्या है? कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे अभी जो 10th क्लास में हो तो ऐसा तो नहीं कि जिंदगी में 10th क्लास में रहोगे, टेम्परेरीली हो, ठीक है, कि हाँ अभी से लेके जो आपकी सांसें रहेगी वो 10th क्लास में, ऐसा तो ना होगा, सर आप कुछ किससे रहे? ठीक है, वो टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी मैग्नेटिक नाम से ही है कि हाँ कुछ टाइम के लिए है और ये परमानेंट है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ चेंज मतलब कि इसकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम होती है, इसकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हम उसके कंपैरेटिव में करंट वगैरह इन चारों में से कुछ भी बढ़ा दो तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा नहीं सकते, कांस्टेंट। पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है, समझ में आया? मैग्नेटिक फोर्स, अरे देखो फील्ड तो इंफिनिटी तक ही होती है, ठीक है, इसकी भी इंफिनिटी है, इसकी भी इंफिनिटी है, लेकिन कहाँ तक महसूस कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, ठीक है। सर ये सारे पॉइंट बता दो। ये रहा लिखा हुआ, अच्छा इसके लिखा तो है उसमें, पढ़ लियो बड़ी अच्छे से, ठीक है, एक बार पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो लिखना है तो लिख। जो बार मैग्नेट होता है वो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक, और जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। दूसरा, परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस्ड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक कमजोर, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या होता है? प्रोड्यूस्ड वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक, और इसमें चेंज हो सकता है। पोलैरिटी टेम्परेरी मैग्नेट का चेंज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट का चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, कितने टाइम हो गया? 2 बजे में तेरा है सर कोई आया फोर्स एक्टिंग on a current carrying conductor placed in magnetic field। अब इसमें दोनों चीज दिया हुआ है, करंट भी दे दिया और मैग्नेटिक फोर्स भी दे दिया, यानी कि मैग्नेट भी दे दिया। तब क्या होगा, ठीक है। सपोज करके देखो कि अगर एक हमारे पास कंडक्टर है जिसके ऊपर करंट भी पास कर रहा है जिससे, और उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लगा रही है और वो हम ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन देखने को हमें मिल जाएगा। जैसे सपोज करो ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है, इसके बीच में हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर को प्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एक मर्करी को रख दिया और यहाँ से इसको, ठीक है। इस तरीके से कुछ सेटअप सा बना हुआ है कि ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है, बीच में हमारा क्या है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हमने क्या किया, बैटरी से अटैच कर दिया। बैटरी से अटैच करने से क्या होगा, करंट मिल गया, ठीक। यहाँ पे अगर मान लीजिए नॉर्थ ये साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगी, तो कहाँ क्रॉस करेगी, ठीक है। अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और नॉर्थ साउथ भी है तो इसके अंदर क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, याद रखना,
ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक करंट कैरिंग, मान लो इसमें करंट आ रहा है और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी हो सकता है, हॉर्सशू मैग्नेट इसलिए यूज करती है कि दोनों पोल सामने सामने मिल जाते हैं तो प्लेस करना ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक दूसरा टाइप का करके दिया हुआ है, इसमें मैंने क्या किया है कि एक मरकरी का पुल बनाया है। मरकरी का पुल इसलिए ताकि ये मरकरी में डीप रहेगा, ताकि ये एंड इसका फ्री है और ये एंड इसका क्या है, पिवटेड है। पिवटेड मतलब नट और बोल्ट से ज्वाइन किया हुआ है, फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये एंड मूव नहीं कर सकता लेकिन ये एंड मूव कर सकता है। और इसके अंदर मरकरी मान लो ऐसा रखा हुआ है, इसके अंदर ऐसे डाल दिया और दूसरी वायर मरकरी में से निकाल के लगा दिया। मरकरी क्यों यूज किया गया, ताकि मरकरी, क्योंकि एक कंडक्टर है हमारा, गुड कंडक्टर है, कंडक्टर है तो करंट सर्किट कंप्लीट रखेगा, ब्रेक नहीं होने देगा, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी तो इसके अंदर क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये डिफ्लेक्शन क्या करेगा, इसको मूव करवा देगा, ठीक है। तो जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो याद रखना, इट एक्सर्ट अ फोर्स व्हेनेवर कंडक्टर या करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field then it exert a force which क्या करेगा, which try to rotate the conductor। वो क्या करेगा, कंडक्टर को रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। कोशिश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डिपेंड करेगा करंट की स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक जो मैग्नेट हमारा उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर जितना ज्यादा, सोच के देखो, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा ये मूव करेगा, और जितना मूव करेगा तो हो सकता है ना कि ऐसा भी आ जाए कि पूरा घूम भी जाए, ठीक है। और इसी एप्लीकेशन को यूज किया जाता है मोटर बनाने में, ठीक है। तो उसका एक एंड देखते हो ना, ऐसा घूमता रहता है, तो वही है, इतना फोर्स लगा देंगे वो पूरा रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और मान लो ये रोटेट ऐसे कर रहा है, इसके साथ हमने 3 ब्लेड लगा दिए, पंखा बन गया, पंखा भी ऐसे से घूमेगा, ठीक है। या ग्राइंडर यूज कर लिया, उसके अंदर ब्लेड्स लगा दिए तो ग्राइंडर बन गया, ठीक है। जब और भी वॉशिंग मशीन में भी यही होता है, एक बार ऐसे घूमता है एक बार ऐसे घूमता है, तो वो भी यही काम कर रहा है, घुमाने का ही। क्लियर है इतना, ठीक। अब इस पे याद रखो कि जो इसके अंदर फोर्स आएगा, ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये जो फोर्स होता है वो बोलते हैं BIL sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, BIL sin थीटा। B का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। I का मतलब करंट, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, और जो ये थीटा है वो किसमें है, इन बिटवीन I एंड B, करंट और मैग्नेटिक फोर्स के बीच का एंगल। अब ये एंगल परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। चाहो तो उसको लिख भी लेना कि अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और अगर ये थीटा 0 डिग्री है तो फोर्स 0 होगा। अभी मिनिमम मत करना, ठीक, सबसे कम, इससे भी कम हो जाता है माइनस में। माइनस में मतलब सोचते इधर है घूमता इधर है, ठीक है। क्लियर है, हाँ आया हुआ है, एग्जाम में था कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, तुम लोगों के प्री बोर्ड में था, हाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर डिपेंड करता है BIL sin थीटा। और बेसिकली तुमसे यही पूछा जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में, बोर्ड में भी ये आया हुआ है, ठीक है। हाँ नहीं, मिनिमम का नहीं पूछेगा, 0 पे पूछेगा,
कि जीरो कब होगी और मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, अगर मिनिमम पूछे तो मिनिमम 180 डिग्री की होगा, सर ये लिखेंगे 180 डिग्री क्या होगा सर? माइनस। इसका हाँ, साइन 180 जो होता है ना वो माइनस, सॉरी 180 कह रहा हूँ, 270 -1 हाँ नेगेटिव 1 हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? सर अगर पूछ लिया तो कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में जब एंगल 90 होगा तब मैक्सिमम होगा। ये पूछेंगे कि स्टेट द कंडीशन वेयर द फोर्स फ्रॉम दिस इज मैक्सिमम, तो तुम लिखोगे व्हेन मैग्नेटिक फोर्स एंड करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, और जीरो कब होगा? व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर पैरेलल, इसको पैरेलल भी बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब क्या होगा? अगर करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही हो, और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उसको पैरेलल मानते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर के केस में ऐसा होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद इसकी डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहते हैं कि 3 फिंगर, ठीक, ऐसे करते हैं 3 फिंगर कौन कौन सी? सर फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। यस, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब, इन तीनों को क्या करो? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर दो, जिसमें ये जो सेंटर फिंगर है, याद रखना, सी से सेंटर, सी से करंट। दोनों से परपेंडिकुलर। ठीक, जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा, सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट देगा, और थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। सर ये फोर्स ये मैग्नेटिक, ये करंट, मैग्नेटिक फोर्स और ये फोर्स, या मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, ये आपस में क्या होनी चाहिए? तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सर ऐसे ठीक है, इस तरीके से। अब इसको जैसे मर्जी घुमा लो, रहना ऐसे ही चाहिए, और इसके हेल्प से हम डायरेक्शन निकालते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन जरूर करना भी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? लास्ट टॉपिक डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? डोमेस्टिक वायरिंग क्या है कि घरों में हमारे किस तरीके से वायरिंग होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में बताया था घरों में वायरिंग क्या होगी? पैरेलल। लेकिन ये घर के अंदर की बात है। ठीक है, घर के जस्ट जहाँ पे मीटर लगा हुआ है वो क्या है? सीरीज है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि घर का मीटर है, तो यहाँ से एक वायर आएगी, फिर अलग बढ़ जाएगी। ठीक है, रूम्स में अलग अलग चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है? सीरीज है। इसी वजह से यहाँ पे एमसीबी लगे होते हैं। ठीक है, जिसको फ्यूज बोलते हैं। एमसीबी यहाँ से ट्रिप कर दो, घर का लाइन खत्म, तो इसका मतलब वो सीरीज है। 21 स्विच है ना, तो सीरीज है। क्लियर है? इसके बाद इससे पहले पावर स्टेशन से हमारे पास क्या होता है? लाइन आती है। पावर स्टेशन से देखोगे तो 2 टाइप की वायर आती है बेसिकली। कौन सी? एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर। जो बेसिकली करंट होता है वो लाइव वायर में ही होता है। न्यूट्रल वायर में कोई करंट नहीं होता, बस उसको वो मैनेज करने के लिए रखा जाता है। ठीक है? हाँ, एक्स्ट्रा करंट जो भी होगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे अगर न्यूट्रल वायर में भी करंट आ रहा है ना, इसका मतलब करंट एक्स्ट्रा पास कर रहा है, तो उसको चेक करो कहीं फॉल्ट होगा। अगर एक ही वायर होगा तो कैसे फॉल्ट पता करेंगे? ठीक है, क्लियर इतना? तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, जहां से मीटर के बाद से हम एक अर्थिंग वायर भी यूज करते हैं। ठीक है, अर्थिंग वायर भी हमारा सेफ्टी डिवाइस होता है। वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द ह्यूज करंट। ठीक, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जैसे फ्यूज होता है। फ्यूज क्या है? ये भी एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो क्या करेगा? सर मेल्ट हो जाएगा, ज्यादा करंट को आने से बचाएगा। कैसे बचाएगा? अगर इसमें एमसीबी है तो ये इसकी खुद ही ट्रिप कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, जिससे ये पता लग जाएगा भाई करंट आया होगा या आने वाला था, और वहीं पे रुक गया। ठीक है, जिनके घर में एमसीबी नहीं होता तो एक चौक जैसा होता है,
ठीक है, ऐसा सा ये टाइप का लगा होता है, ऐसा सा चौक, ठीक है। इसमें वायर ऐसे करके लगाते हैं, ठीक, वो होगा। तो चौक भी बेसिकली यही काम कर रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे ये चौक का काम खत्म हो गया है, क्योंकि कभी कभार जो वायर इसमें हम लगाते हैं ना, तो गलती से मोटी वायर लग जाती है, जो कि नहीं लगानी चाहिए। तो इसलिए एमसीबी ज़्यादा बेटर है कि वो अपने आप ट्रिप कर जाएगा, पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे अभी एक गेट का वो टूटा था ना हैंडल, तो जैसे ही उसने आया लगाने, तो इस सबसे आगे वाले जगह पे उसने अपनी वेल्डिंग का, अब वेल्डिंग वाला जो होता है वो हाई पावर का होता है, ठीक है। तो जैसे किया एमसीबी ट्रिप कर गया, ठीक, तो पता लग गया कि भाई ज़्यादा करंट, तो उसको फिर दूसरी जगह लगवाएगा, ठीक है। और नहीं तो क्या होता, अगर एमसीबी जैसा कुछ ना होता, सोच के देखो, तो जितनी भी अंदर की चीज़ें यूज़ हो रही होंगी उसमें, वो सारा खराब हो जाता, फट भी जाती है, ठीक। हाँ, फटता नहीं फटता, लेकिन खराब तो जरूर हो जाता, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है फ्यूज को। अर्थिंग भी यही काम करता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा करंट है उसको नीचे ग्राउंडेड कर देते हैं, ठीक है। अगर जैसे कभी कभार होता है ना, दीवारों से करंट आ रहा है या फ्लोर से करंट आ रहा है, इसका मतलब अर्थिंग वायर कुछ फॉल्ट है, ठीक है। अर्थिंग वायर को चेक कर लो, उसका कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अब इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, ठीक है। जो हमारे पास डोमेस्टिक वायरिंग है